हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड बहुत ही जल्द ये करंट फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। एंड मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होगा, आपको अपने कंपनी से इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन रिलेटेड मेल्स आना शुरू हो जाएंगे। एंड कुछ कंपनीज में ये मेल ऑलरेडी आना शुरू हो भी गए हैं। आपके कंपनी से आपको ये मेल आते हैं कि अब आपको अपने प्रूफ सबमिट करने हैं, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका आपको अब अपने कंपनी में प्रूफ सबमिट करना होगा। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जब फॉर्म 12BB सबमिट किया था। फॉर्म 12BB क्या होता है, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आप इस साल कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मैंने इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। यहां पर आप ये स्टेट करते हैं कि आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी के आसपास आपको इन सभी इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ सबमिट करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन से लेके इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन तक सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन जनवरी फरवरी यानी कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, जो कि जनवरी फरवरी तक चलता है। तो अभी बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं होगा, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया था बट अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आगे आने वाले 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं एंड कैसे अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर देते हैं, यानी कि जब आपने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर दिया, उसके बाद आपको अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स का एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि जैसे एग्जांपल अगर हम ले, आप 80C में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, तो वहां पर अगर आप ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका आपको हर महीने का एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि अगर आपने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर दिया है, देन करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक के लिए एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ये एसआईपी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते, देन अभी आपके पास इन सभी मंथ्स यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर इन सभी महीनों के लिए प्रूफ्स होता, जो कि आप अपने कंपनी में इजीली सबमिट कर सकते थे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो 80C का हो या फिर वो 80CCD1B का हो यानी कि NPS का हो, इन सभी के एसआईपी आपको जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर देते हैं उसके बाद आपको एसआईपी स्टार्ट कर देना है। क्योंकि आप अभी करंट सिचुएशन देख सकते हैं, दिसंबर आ गया है एंड अगर हम निफ्टी लेवल्स चेक करते हैं तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 21,000 बहुत ही जल्दी टच करने वाला है। ऐसे टाइम पर आप अपने सभी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ELSS और NPS के बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मार्केट के इस पॉइंट पर बल्क इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड आने वाले दिनों में अगर मार्केट काफी ज्यादा गिर जाता है तो इससे आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर दें उसके बाद ही आपको अपने सभी एसआईपी को स्टार्ट कर देना है, ताकि आने वाले 11 मंथ्स में मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आती है वो कवर हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम मेन प्रॉब्लम यानी कि आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जब आपने डिक्लेरेशन किया था आपने ये बोला था कि आप 80C एंड 80CCD1B यानी कि NPS में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट अभी दिसंबर तक आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपके पास अब कोई भी प्रूफ सबमिट करने के लिए रिसीट्स नहीं है। यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, हम अब सभी ऑप्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर आपके लिए ये हो सकता है कि आपने जो भी 80C का डिक्लेरेशन किया है, यानी कि अगर आपने 80C में 1.5 लाख का डिक्लेरेशन कर दिया है जिसमें PF है, PPF है, ELSS है, इसके अलावा LIC है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप LIC, PPF, PF इन सभी ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई भी मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी कि आप LIC में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दिसंबर में भी इन्वेस्टमेंट करके रिसीट्स को सबमिट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपने जो पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था उसमें आप कभी भी पैसे डालकर उसका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके नॉन मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में आप अभी आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर और जनवरी तक, यानी कि इसके पहले कि आपकी कंपनी आपसे रिसीट्स मांगती है, आप नॉन मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स जो कि 80C के अंडर आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए एंड अभी इन सब के रिसीट्स को अपने पास रख लीजिए। अब नेक्स्ट बात यह आती है कि अगर आपने 80C के अंडर ELSS में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमिट किया था, यानी लेट सपोज 1.5 लाख में से आपने ये बोला था कि आप 50,000 रुपए ELSS में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अब हमें यहां पर सबसे पहले ELSS पर फोकस करना होगा। आपने 50,000 रुपीज का अमाउंट ELSS में डालने के लिए डिक्लेयर किया था एंड अगर हम अभी करंट मार्केट्स को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, निफ्टी 21,000 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। यहां पर सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरे के पूरे 50,000 को एज वन टाइम इन्वेस्टमेंट ELSS में डाल देंगे, तो यहां पर मेरा सजेशन ये होगा कि अभी आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप अभी पूरे के पूरे पैसे को डाल देते हैं देन हो सकता है आने वाले 1 या 2 महीने में मार्केट हमें नीचे देखने को मिले जिससे आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहला सजेशन मेरा आपके लिए यह होगा कि आप अपने ELSS को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो यहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 15,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स आप अभी ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर जनवरी फरवरी के आसपास मार्केट्स नीचे आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी का सपोर्ट मिल जाएगा एंड आपको पूरा लॉस यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो लेवल चल रहा है उस पर हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि आगे चलकर ये बढ़ेगा या फिर आगे चलकर ये और घटेगा। हो सकता है यहां से और ऊपर जाए एंड ये भी हो सकता है कि आगे चलकर ये नीचे भी आए, बट अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए आप यहां पर जो भी पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद ही आप अपने ELSS में इन्वेस्ट करें। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने दिसंबर में सिर्फ 15,000 ही इन्वेस्ट किया एंड दिसंबर के एंड में आपकी कंपनी यहां पर आपसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगती है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उसका जो ऑप्शन है वो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो आपको करना यह है कि अभी दिसंबर में आपको अपना एक इंस्टॉलमेंट जो आप ELSS में करने वाले हैं वो कर देना है, उसके रिसीट्स आपको अपने कंपनी को सबमिट कर देने हैं। उसके बाद आपको अपने कंपनी से अदर फ्यूचर पेमेंट्स यानी कि जनवरी फरवरी में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके रिलेटेड एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपने कंपनी से मांगना होगा। अभी मैं आपको एक सैंपल डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं, डिक्लेरेशन फॉर प्रीमियम्स फॉलिंग ड्यू आफ्टर प्रूफ कट ऑफ डेट। इसका यह मतलब हुआ कि हो सकता है आपकी कंपनी में जो प्रूफ्स का कट ऑफ डेट है वो 31 ऑफ दिसंबर डिक्लेयर किया गया हो, बट आपके कुछ LIC या फिर इसके अलावा कुछ ELSS का अमाउंट है जो आपका हर महीने की किसी पर्टिकुलर तारीख को कटता है, जो कि जनवरी एंड फरवरी में नेक्स्ट ईयर कटने वाला है, तो उसका रिसीट्स आप अभी सबमिट नहीं कर सकते। तो उन सभी का अमाउंट आपको यहां पर मेंशन करना है। जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जो आपका अमाउंट आने वाले महीनों में यानी कि कट ऑफ डेट के बाद जो कटने वाला है वो आपको यहां पर मेंशन करके अमाउंट मेंशन कर देना है एंड इसमें आपको सिग्नेचर करके अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देना है। इससे होगा ये कि जो भी रिसीट्स आपके पास हैं वो तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग जो कंपनी है वो कंसिडर करेगी ही, इसके अलावा जो रिसीट्स आपके पास नहीं है, जो फ्यूचर के पेमेंट्स हैं, उसके लिए ये जो डिक्लेरेशन है वो काम कर जाएगा एंड आपकी जो भी पेरोल टीम है वो इस डिक्लेरेशन को कंसिडर करेगी एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ है वो इसे कंसिडर कर लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं देती है, यानी कि कंपनी आपसे ये बोलती है कि वो आपके जो करंट प्रूफ्स है उसके बेस पर ही आपका जो टैक्स रिकैलकुलेशन है वो करेगी और जनवरी फरवरी में जो भी आपका बैलेंस टैक्स बनता है वो काट लेगी। इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में आपको ये करना है कि आप पहले अपने कंपनी से रिक्वेस्ट करिए, ट्राई करिए कि वो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दें एंड उसके बेस पर ही वो आपका जो टैक्स है वो रिकैलकुलेशन करें। बट अगर आपके रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, आपका जो बैलेंस अमाउंट है 50,000 को आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यानी कि PPF LIC जो कि मार्केट लिंक्ड नहीं होते हैं
उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपने ELSS में 15,000 इन्वेस्ट कर दिया है पहला इंस्टॉलमेंट ELSS का, वो करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके रिसीट्स अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन 1। बट ऑप्शन 2 ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने किसी भी पैसे को दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में प्रोवाइड करें, यानी कि आपको अपने पैसे ELSS में ही डालने हैं, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि ठीक है, अभी के लिए मेरे पास इतना ही प्रूफ है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स रिकैलकुलेशन करेगा, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में जनवरी फरवरी में आपके प्रूफ सबमिट करने के बाद टैक्स रिकैलकुलेशन होता है एंड आपने जो भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उसका जो बैलेंस टैक्स है वो आपकी सैलरी में से जनवरी फरवरी में काटा जाता है। तो यहाँ पर आप जिस अमाउंट का भी प्रूफ सबमिट नहीं कर पाएंगे उसका जो टैक्स है वो काट लिया जाएगा एंड आपके जनवरी के फरवरी के जो भी सैलरी आती है उसमें से काटा जाएगा। अब आपको करना ये है कि आपको आराम से मार्च तक अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को कर लेना है। टैक्स तो आपका ऑलरेडी कट चुका है, इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना है। आप अपने ATC के 1.5 लाख को जरूर कवर करें एंड जो NPS है वो भी पूरा कवर करें। इसके बाद नेक्स्ट ईयर जब ITR फाइल होते हैं उस टाइम पर आपको जो ये इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन 2 आपके लिए हो जाएगा, जिसमें जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पर आपका जो भी एक्स्ट्रा टैक्स है वो रिफंड कर दिया जाएगा। सेम पॉइंट्स एंड ऑप्शंस एप्लीकेबल होंगे बाकी सभी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने पैसे को पूरा एक बार में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ये नीचे आ जाए एंड और ऊपर भी जा सकता है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को कुछ 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ही अपने NPS या फिर ELSS में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर NPS में भी आप सेम चीजें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने PPF में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप अभी डायरेक्टली अपना सारा अमाउंट डालकर रिसीट सबमिट कर सकते हैं। सेम एप्लीकेबल होगा अगर आपने कोई LIC का अगर कोई प्रीमियम बाकी है तो इसके लिए आपके कंपनी को तो कंसिडर करना ही चाहिए कि आपके फ्यूचर पेमेंट्स को कंसिडर करें, बट वो नहीं करते हैं देन सेम ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। जब आप ITR फाइल करते हैं उस टाइम पर आप अपना रिफंड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 80D के अंदर कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बाकी है तो वो भी आप सेम पैटर्न का फॉलो करते हुए अपने कंपनी में रिसीट्स को सबमिट कर सकते हैं। बाकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप सिंपल 3-4 ऑप्शंस में से आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू आपका जो एम्प्लॉयर है एंड आपकी जो पेरोल टीम है उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। मेरे पास HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज आ रहे थे कि आप अपने एम्प्लॉयर को दिसंबर तक के HRA रिसीट सबमिट कर सकते हैं, देन जनवरी फरवरी और मार्च के रिसीट के लिए क्या करें। तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। HRA रेंट पेमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसमें कि डिक्लेयर्ड रहेगा कि आप अपने जो भी रेंट है जो आप जनवरी फरवरी और मार्च में देने वाले हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है एंड आपको ये एज अ फ्यूचर पेमेंट का डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है। इसके बाद आपका जो भी रेंट यानी कि HRA है वो कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको learnandinvest.in वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जहां पर आपको किस टाइप की क्वेरी है यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, टैक्स सेविंग ऑप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपकी क्वेरीज है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे एंड आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, IPO रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।